नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 31 के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए हम आपके साथ हैं। शुरू करते हैं 30 प्रश्नों के उत्तर और उनका विश्लेषण। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी स्वीकार किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टुअर्ट पिगट ने पहली बार ये कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानियाँ थी, और इसी बात को कुछ इतिहासकारों ने आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि कालीबंगा इस साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला संदर्भ किसने दिया है, तो आपको आंसर देना है दशरथ शर्मा सांकलिया जी, इन्होंने कहा है। और किस स्थान के बारे में कहा है कि तीसरी राजधानी है, तो कालीबंगा के बारे में कहा है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रविड़ शैली में विशाल प्रवेश द्वार जो गोपुरम है वो भी होते हैं। उसके अलावा बड़े बरामदे जिसमें लोग पूजा प्रार्थना करते हैं वो मंडप कहलाते हैं, वो भी हैं। ऊंचे विशाल शिखर हैं जिन्हें विमान कहा जाता है, वो भी हैं। परंतु अधिष्ठान की अनुपस्थिति है। हमने ये डिस्कस किया था कि अधिष्ठान की जो स्थिति है वो मुख्य रूप से हमें उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिरों में देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अधिष्ठान आंसर हो जाएगा। अधिष्ठान वो चबूतरा है जिस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो ये उत्तर भारत के मंदिरों की मुख्य विशेषता द्रविड़ शैली की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, मूर्तिकला की किस शैली का संबंध भारत में केवल धार्मिक आधारभूत तत्वों से रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो गांधार शैली थी, मूर्तिकला की गांधार शैली जो इंडो ग्रीक शैली कहलाती है कनिष्क के समय, जिसका मुख्य विकास माना जाता है, इस शैली में जो मूर्तियां बनी हैं वो मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध से संबंधित बनी हैं, और ये धार्मिक आधार की मूर्तियां स्वीकार की जाती हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें हम। प्रश्न नंबर 4 में स्थापत्य की पंचायतन शैली का संबंध है। तो पहले तो हम ये जाने पंचायतन शैली क्या होती है। जो भी मंदिर होता है उसके गर्भगृह में एक मुख्य जो देवता हैं उनकी मूर्ति बीच में प्रतिस्थापित की जाती है। उसके अलावा 4 अन्य देवताओं की मूर्तियां 4 कोनों में स्थापित करना पंचायतन शैली है। और आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध मंदिर निर्माण से है। ये प्रश्न आया हुआ है काफ़ी एग्जाम्स में, तो आपको इसका भी विशेष महत्व समझना है। नेक्स्ट है, भारत के किन आरंभिक सिक्कों पर अभिलेख अंकित हुए। तो आपको ध्यान रखना है जो इंडो ग्रीक शासक है, इंडो ग्रीक का मतलब हिंद यूनानी शासक हैं, उनके सिक्कों पर आपको आरंभिक रूप से अभिलेख मिलते हैं। और सोने के सिक्के भी भारत में इन्होंने ही चलाए, और इनको इंडो ग्रीक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ग्रीक होने के बावजूद, यूनानी होने के बावजूद भारत में अपने आप को स्थापित कर लिया। तो आरंभिक अभिलेख कहाँ मिलते हैं, तो इंड यूनानी शासकों के सिक्कों पर मिलते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता युग का कौन सा राजा काशी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर आपका होगा अजातशत्रु। और आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 2 अजातशत्रु के बारे में आमतौर पर हम बातचीत करते हैं। एक जो हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल में अजातशत्रु जो बिंबिसार के पुत्र हैं, मगध में हैं, उनकी बात करते हैं। पर यहाँ हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो है वैदिक सभ्यता युग से संबंधित। तो इसका आंसर होगा काशी से संबंधित कौन थे, तो अजातशत्रु थे। प्रवाहन जाबाली पांचाल से संबंधित रहे हैं। जनक विदेश से संबंधित रहे हैं। और प्रसेनजित जो हैं वो कौशल से संबंधित हैं, वो महाजनपद काल के हैं, वैदिक सभ्यता युग के नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समाज में मध्यम वर्ग की उपस्थिति को बताता है। तो आपको ध्यान रखना है कि समाज में मध्यम वर्ग की जो उपस्थिति है उसकी
स्थिति धोलावीरा में है, क्योंकि हम कहते हैं कि समाज प्राय 2 भागों में बटा हुआ है, पर धोलावीरा में समाज के जो निवास है उसके 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा धोलावीरा, जहाँ पर मध्यम वर्ग आपको पहली बार देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस उपनिषद में प्राप्त घटनाएं शतपथ ब्राह्मण से साम्य प्रकट करती हैं? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद, आपको ध्यान रखना है। गार्गी, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य, जनक की सभा, इस तरह के जो संदर्भ हैं वो शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद दोनों में समानता से हैं। तो आपका आंसर बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया? तो आपको ध्यान रखना है, वैसे तो 5वां वेद हम महाभारत को मानते हैं, परंतु यहाँ एक स्पेशल उपनिषद में ये कहा गया है कि इतिहास पुराण जो 18 पुराणों में एक है वही 5वां वेद है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में ये वाली लाइन आपको प्राप्त हो जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर छांदोग्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत का कौन सा मंदिर अपने शिखर मंदिर स्वरूप का प्रथम उदाहरण है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शिखर मंदिर वो हैं जिनमें पहली बार आयताकार या वर्गाकार छत, जो सामान्य छत होती थी, उस पर ऊंचे शिखर बनाए गए। और ऊंचे शिखर बनाने की परंपरा गुप्त काल से ही प्रारंभ हो गई। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस में आपका प्राचीनतम मंदिर है जो शिखर मंदिर का उदाहरण है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां है, निम्न में से असुमेलित छांटिए। तो आपको ध्यान रखना है कि विशाल प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार गोपुरम पांड्य राज्य की विशेषता रहे हैं। ऊंचे विमान या शिखर चोलों की विशेषता रहे हैं। और मंडप जो है विशाल मंडप, ये पल्लवों की मुख्य विशेषता रही है। तो असुमेलित जो हैं वो गर्भगृह हैं, जो ऐसी कोई विशेष अपनी विशेषता से प्रभावित नहीं करते हैं, जो चालुक्यों से संबंधित हों। तो ये असुमेलित हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न हमारा, सुल्तानगंज की बुद्ध की कांस्य प्रतिमा किस काल का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस ये मूर्ति है और ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं वो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित बनी हैं, पर फिर भी बुद्ध की एक प्रसिद्ध मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत प्रसिद्ध रही है। गुप्त काल की मूर्ति है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारे पास और इसमें हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल व उसके बाद अस्तित्व में आए नवीन मृदभांड कौन से स्वीकार किए गए हैं? तो आपको बताया गया था वीडियोस में कि पहले BRWI ब्लैक एंड रेड वेयर, उसके बाद OCP आए ना, ओकर कलर्ड पोट्री, उसके बाद PGW आया। PGW का मतलब क्या था? पेंटेड ग्रेवेयर। और अंत में जो आए वो थे NBPW, जिसे NGPW भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर चमकीले जो पॉलिश वाले वेयर हैं या बर्तन हैं, मृदभांड हैं, NBPW या NGPW के नाम से जाने जाते हैं और ये अंतिम हैं। और आपको ध्यान रखना है महाजनपद काल और मौर्य काल के दौरान इन बर्तनों का निर्माण काल मुख्य रूप से स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है, किस संस्कार की प्रक्रिया संपादित होने पर कोई व्यक्ति द्विज कहलाता था? तो आपको ध्यान रखना है, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को छोड़ते हुए इन तीनों वर्णों को अपना उपनयन कराने का अधिकार था, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का, एक व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था गुरु के आश्रम में। तो उपनयन की जो प्रक्रिया है वो संपादित होने पर ये तीनों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण जो है वो द्विज कहलाते थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये उपनयन संस्कार के बाद द्विज कहलाने की परंपरा शुरू हो जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर जल निकास प्रणाली के अभाव को प्रदर्शित करता है? तो हमने हमारे वीडियोस में बताया था कि बना वाली बिना नाली है, बना नाली है। तो आपको ध्यान रखना है, बना वाली हरियाणा का जो स्थल है वहाँ पर आपको नालियाँ अर्थात जल निकास प्रणाली के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बना वाली। चलिए नेक्स्ट देखिए,
प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है मुख्य देवता प्रजापति, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है महत्वपूर्ण जनपद कुरु पांचाल, ये भी ठीक है। तीसरा है स्त्री अधिकारों की समाप्ति, और चौथा यज्ञ कर्म कांडों की जटिलता। तो यज्ञ कर्म कांडों की भी जटिलता रही है, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री के अधिकारों की समाप्ति हो गई है। स्त्री के अधिकार बरकरार हैं, जहाँ पर गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषियों के नाम आपको मिलते हैं। हाँ, अधिकारों में कमी की बात को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु पूरी तरह से ये कहना कि अधिकार समाप्त हो गए, ये उचित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। पहला, कुषाणों के सर्वाधिक सिक्के ताम्र के, बिल्कुल सही है। ताम्र के बहुत अधिक सिक्कों के लिए प्रसिद्ध रहे कुषाण। आहत मुद्राएं चांदी की, बिल्कुल आरंभिक मुद्राएं जो आहत मुद्रा है वो चांदी की ही हैं। सातवाहन सिक्के सीसे, चांदी व स्वर्ण के। और चौथा ऑप्शन स्वर्ण सिक्के दीनार, तो स्वर्ण सिक्के दीनार कहलाते थे कुषाण काल में और गुप्त काल में, ये भी ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है सातवाहन सिक्के जो हैं वो सीसे और चांदी के तो हैं, परंतु वो सोने के नहीं हैं, और इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो थर्ड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण की किस शैली में सजावट की प्रधानता रही है? तो सजावट की प्रधानता नागर शैली में नहीं है, मुख्य रूप से द्रविड़ शैली में रही है, परंतु बेसर में भी रही है। इसका मतलब क्या है? बेसर शैली के बारे में आपको बताया गया कि नागर और द्रविड़ का मिश्रण है, और इस शैली में क्या है, मूल संरचना तो उत्तर भारत की नागर शैली की तरह होती है, परंतु सजावट द्रविड़ों की तरह है, द्रविड़ शैली की तरह है। तो इसलिए आपका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, गुप्त काल के सिक्के जो हैं उनमें से सुमेलित नहीं है। आशुमेध प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त फर्स्ट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आपको कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अश्वमेध प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने भी चलाए थे और कुमारगुप्त फर्स्ट ने भी चलाए थे। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल ठीक है ये भी। धनुर्धारी प्रकार चंद्रगुप्त फर्स्ट, और वृषभ प्रकार स्कंदगुप्त, वृषभ प्रकार के सिक्के स्कंदगुप्त ने चलाए थे, बिल्कुल ठीक है। परंतु धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त फर्स्ट ने नहीं चलाए हैं। इन्होंने केवल एक ही सिक्का मुख्य रूप से चलाया, जिसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो सिक्का है वो राजा रानी प्रकार का है, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है हमारा, मौर्य काल की मूर्ति कला के संबंध में असत्य है। मुख्यतः धातु मूर्तियां बनी हैं, मुख्यतः यक्ष यक्षी मूर्तियां बनी हैं, चट्टान काटकर मूर्ति निर्माण हुआ है, उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि चट्टान काटकर मूर्ति निर्माण भी हुआ है, जहाँ पर धोली के गज की बात की गई थी, और यक्ष यक्षी की मूर्तियाँ तो मुख्य रूप से बनी ही हैं, परंतु मुख्यतः धातु की मूर्तियाँ बनी हों ऐसा कोई संदर्भ हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखें, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो आपको ध्यान रखना है गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में है, और आपको याद ऐसे भी रखना है, यहाँ पर भू भुआ और स्व 3 लोकों की बात की गई है, तो तीसरा मंडल है और उसके अंदर 3 लोकों की बात की गई है, और इसके जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, मृत भांडों की कौन सी श्रृंखला काल क्रमानुसार है? तो मृत भांडों की श्रृंखला का अभी हमने जिक्र किया आपके सामने कि सबसे पहले कौन से आए। देखिए एक बार, सबसे पहले BRW आए, उसके बाद कौन से आए? आपको बताया भी था कि 3 तो अल्फ़ाबेटिकली आपको ध्यान रखना है कि पहले BRW आएगा, फिर उसके बाद OCP आएगा और फिर PGW आएगा। तो ये क्रम से है, B के बाद O आएगा, फिर P आएगा और लास्ट में NBPW, जिसका हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर अभी जिक्र किया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका ऑप्शन पहले 4, फिर उसके बाद 1, 4, 1, 3, 2, अर्थात D ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको व्यवस्थित कर लें आप। बहुत इंपॉर्टेंट से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं मृत भांडों के बारे में, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है, बड़े इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं।
23वां सवाल, असुमेलित छांटिए। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम का बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, पल्लवों का प्रसिद्ध मंदिर है, पल्लवों की राजधानी कांची थी। नरसिंह वर्मन फर्स्ट लिखा हुआ है और ये आंसर होगा नरसिंह वर्मन सेकंड। तो ये आपको एक बार में ही 4 सवाल कवर करने हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया, बिल्कुल ठीक है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनवाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो गलत है वो कौन सा है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट के स्थान पर नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। चलिए 24वां प्रश्न, अथर्ववेद के प्रसिद्ध भाष्यकार रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अथर्ववेद के सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार जो हैं वो सायण स्वीकार किए जाते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य में थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, सायण का नाम ध्यान रखना है आपको। विजयनगर साम्राज्य में इनकी स्थिति थी और इन्होंने अथर्ववेद के भाष्यकार की भूमिका निभाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 25वां, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो सांख्य दर्शन, वैसे तो सांख्य दर्शन कपिल का है, कपिल मुनि का है, परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका नामक पुस्तक लिखी है, तो ये इससे संबंधित हो गए। वेदांत दर्शन बादरायण का है, जिसे हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। वैशेषिक कणाद का है और न्याय गौतम का है, परंतु गौतम बुद्ध लिखा हुआ है, तो यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे लोग, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। न्याय के गौतम है पर गौतम बुद्ध नहीं है। नेक्स्ट देखें, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको वेदांग लिखे हुए हैं। वेदांगों का क्या विषय है, किस विषय से संबंधित है, तो शिक्षा किससे संबंधित है, उच्चारण से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। निरुक्त शब्दों और वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कल्प में विधि निषेध हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमें समाज में धर्म में किस तरह के कार्यों को प्रतिपादित करना चाहिए, संपादित करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। परंतु ज्योतिष में खगोलीय ज्ञान अवश्य जुड़ा हुआ है, परंतु खगोलीय मापन का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 27वां, गर्भगृह के द्वार पर अंकित मूर्तियों में प्राय नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है मुख्य देवता की, उस गर्भगृह के द्वार पर सबसे ज़्यादा जो चित्रांकन हमें प्राप्त होता है वो गंगा और यमुना का मिलता है। मकर वाहिनी गंगा और कूर्म या कच्छप वाहिनी यमुना का सबसे ज़्यादा चित्रांकन मिलता है। इसके अलावा यक्ष यक्षी की भी वहाँ पर अंकन मिलते हैं, परंतु सरस्वती और लक्ष्मी के चित्रांकन का आमतौर पर कहीं जिक्र नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सरस्वती और लक्ष्मी का चित्रांकन प्राय गर्भगृह के द्वार पर अंकित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा 28वां, गुप्त काल में रजत मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो एक बार हम देखें कि रजत मुद्रा मतलब चांदी की मुद्राएं किसने चलाई, तो चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर है आपका, चंद्रगुप्त सेकंड ने। हालांकि सोने के कई प्रकार के सिक्के चलाए, फिर भी चांदी के सिक्के सबसे पहले चलाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद समुद्रगुप्त के किन सिक्कों पर उसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया? तो ध्वजधारी प्रकार, जिसे गरुड़ प्रकार के सिक्के, कहीं कहीं दंडधारी प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है, इन सिक्कों पर इन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। और वहाँ लिखा मिलता है समरशत वितत विजयोजित रिपुर रजितो दिवम जयति, इस तरह का संदर्भ लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब निश्चित ही 100 युद्धों का विजेता प्रयाग प्रशस्ति में भी और ध्वजधारी प्रकार के सिक्कों पर भी समुद्रगुप्त को कहा गया है। और 30वां और अंतिम प्रश्न हमारा सुमेलित नहीं है। तो पंचविश ब्राह्मण जो सामवेद से संबंधित है उसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है, महाब्राह्मण प्रौढ़ ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, इसे तांडे ब्राह्मण भी कह देते हैं। षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सामवेद से संबंधित है।
कौशिकी जो ऋग्वेद से संबंधित है उसे शांखायन भी कहा जाता है, परंतु ब्रह्म विधान जो सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसे तलवकार नहीं कहा जाता है, जैमिनीय को कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, ये हुए हमारे क्वेश्चन पेपर के आंसर्स। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका इस एग्ज़ाम में जो हमने 30 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम लिया और उसमें आप 20 से 25 तक भी स्कोर करते हैं तो आप बहुत ठीक स्थिति में हैं, क्योंकि पेपर लेवल स्ट्रिक्टली टफ था और इतना भी आपके लिए कम नहीं है। लगातार जुड़े रहिए, आप वीडियोस को पूरी तन्मयता से देखिए, नोट्स बनाइए, उस पर मेहनत कीजिए ताकि आपको अगले टेस्ट में इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त हो सके। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से और जानते रहिए इतिहास के बारे में रोचक तरीके से और अपने आप को अपडेट करते रहिए अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद।